अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 31, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। प्यारे रीडर्स, रिस्पॉन्स शो करें। यार, इतनी मेहनत से लिख रही हूँ, वो भी इस कंडीशन में जब डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा बैठने से मना किया हुआ है। एपिसोड में ज़्यादा बड़ी नहीं लिख सकती क्योंकि मुझसे ज़्यादा देर बैठकर लिखा नहीं जाता। मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो दुआ करिएगा मेरे लिए। अल्लाह पाक आने वाले वक्त में आप सबके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। एपिसोड पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। शदीद असाबी थकावट हो जाने के बावजूद भी वो लाहौर जाने के लिए रवाना हो रहा था। मुलाजिम गाड़ी की पिछली साइड पर इसके पैकिंग बैग्स को रख रहे थे। जब मुलाजिम पैकिंग बैग्स रख चुके तो इसने एक तायराना नज़र इस शहर के आवारा मौसम पर डाली। इसे सख्त गिला था इस शहर के आवारा मौसम से, क्योंकि जितने दिन तक वो यहाँ पर रहा इसे इस शहर की फिजा अपने अंदर शदीद हब्स और तपश लिए हुए मालूम होती थी। लेकिन आज जब वो जाने लगा तो मामूल से हटकर बिगड़ता हुआ ये अबर आलूद मौसम इसके लाहौर जाने की राह में रुकावट पेश कर रहा था। इसने नज़र उठाकर इन घने स्याह बादलों को देखा जो सूरज को अपनी लपेट में ले चुके थे। अचानक ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी की फवार जब इसके खूबसूरत चेहरे पर गिरी तो वह शदीद खौफत का शिकार हुआ था। इसे शुरू से ही बारिश में भीगना सख्त जहर लगता था, लेकिन मौसम की खराबी भी इकराम खानजादा को इसके इरादों से इसे बाज न रख सकी। रात 9 बजे तक इसकी और शायना इफ्तिखार खान की एंगेजमेंट का फंक्शन था, और वो हर सूरत हाल में वहाँ वक्त पर पहुँच जाना चाहता था। वह भी इन्हीं सोचों में घिरा बारिश की हल्की फुल्की फवार में खड़ा हुआ था जब मुलाजिम के इतलाह देने पर वो अपनी सोचों को पस से पुश्त झटक कर अपनी सियाह रेंज की तरफ बढ़ गया। इसके बैठते ही ड्राइवर ने बड़ी मुस्तैदी से गाड़ी को राहदारी के रास्ते पर से गुजारते हुए मेन रोड पर ले आया था। इतने में हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने तेज मूसलाधार बारिश की खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। इसने लब भेज कर विंडो स्क्रीन के पार इस मूसलाधार होती बारिश को बरसते देखा। बारिश की वजह से अब तो ड्राइवर की तेज रफ्तारी में कमी आ चुकी थी, और वो जोंक की तरह गाड़ी को बामुश्किल बारिश में घसीट रहा था। सर, इतनी तेज बरसती बारिश में ड्राइविंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं गाड़ी को कुछ देर के लिए रोड साइड पर खड़ा कर दूं। ड्राइवर ने विंडो स्क्रीन पर चलते हुए गाड़ी के वाइपर्स को बेबसी से देखते इजाज़त चाही, क्योंकि गाड़ी के फ्रंट विंडो स्क्रीन के पार लगे वाइपर्स भी इस तेज मूसलाधार बारिश को साफ करने में नाकाम हो रहे थे। इसके इस्बात में सर हिलाने पर ड्राइवर ने रोड की साइड पर बने एक दरख्त के नीचे गाड़ी को पार्क कर दिया। इस बरसती बारिश की तरह वो नीली आंखें भी तो यूं ही मेरे सामने बरसा करती थीं। इस तेज बरसती बारिश को देख इकराम खानजादा को फिर से इन नीली आंखों के सहर ने अपनी गिरफ्त में बुरी तरह से जकड़ लिया था। जबकि इकराम खानजादा ने इस बरसती बारिश की किसाफत में इन नीली आंखों के सहर को ख़त्म करने के लिए सिगरेट सुलगा लिया। तुम्हें क्या लगता है इतना बेगैरत मर्द हूँ मैं, जो अपने ही घर की इज्जत को पामाल करने वाली नीच हरकत करे? जहर से भी बदतर लगते हैं वो मर्द मुझे जो अपने घर की औरतों को अपनी हवस भरी निगाहों से देखते हैं। अपने ही घर में नकुबजनी करने वाले मर्दों को मैं मर्द मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे शख्स को मर्द कहलाने का कोई हक नहीं बनता। ना मर्द कहेंगे। इसने दांत कचकचाते हुए नफरत से कहा, गोया इन मर्दों को अपने दांतों के दरमियान पीसा हो।
और वैसे भी तुम्हारे लिए मैं गलीस लफ्ज़ों का इस्तेमाल खासकर आरिस खानज़ादा के सामने किया करता हूँ। इसके एक्सप्रेशन चेक करने की खातिर। वो बंदा ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। इसकी आंखों में अगर मैं देखूं तो इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क छलकता है। लेकिन इसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब और पुरअसरार सी है, जैसे इसकी मुस्कुराहट हजारों राज अपने अंदर कहीं दफन किए हुए हो। इसने जो आरिस खानजादा की पर्सनैलिटी से अखज़ किया, इसने साफ गोई से इसके सामने रख दिया। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे कहे पर बिना किसी तहकीक के ईमान ले आओ, और ये भी नहीं कह रहा कि तुम मेरी बात पर यकीन ही ना करो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि आखिर इसकी पुरअसरार मुस्कुराहट का राज क्या है। वह बड़ी रेसानियत से इसे समझाते हुए कह रहा था, क्योंकि वह जानता था आरिस खानज़ादा बदले की आग में जल रहा था, और वो नहीं चाहता था अनायसा खानज़ादा का मासूम वजूद इसके बदले की इज्जत में आ जाए, क्योंकि इसकी मासूमियत इसके दिल को भाती थी। इसे इससे मोहब्बत तो ना थी। अगर मोहब्बत होती तो वो इसे हर हाल में, हर सूरत में पाने की हर मुमकिन कोशिश करता, चाहे इसके लिए इसे इकराम खानज़ादा के मद्देमुकाबल खड़ा ही क्यों ना होना पड़ता। वो लड़ जाता उसके लिए, इकराम खानज़ादा से अपना आप मनवा लेता। लेकिन इसकी आंखों के जोत बचपन से ही जिस शख्स के लिए जगमगाते थे वो महज एक ही शख्स था, और वो था हारिस खानज़ादा। वो चाहता तो इसे हासिल करने के लिए इससे अपनी जिद और अना का मसला बना सकता था, लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसे में अपनी जिद और अना की जंग में इन मासूम जगमगाती आंखों की जोत बुझ जाती, जो वो चाहकर भी इन्हें बुझने नहीं दे सकता था। इसने अपने कदम खामोशी से पीछे ले लिए, लेकिन अपनी हरकतों और बातों से इसने कोशिश की कि आरिस खानज़ादा भी अपनी आंखों की बात को अपनी जबान तक ले आए, और इस लड़के की जगमग करती आंखों की जोत को यूं ही बरकरार रहने दे। और अनु, कहाँ गुम हो? वो अपने चेहरे पर इसकी उंगलियों की छोड़ी छाप को मेकअप की तह में छुपाते हुए अपने रूम से बाहर आई, और बेख्तियारी में वो अजहर खानज़ादा के रूम की तरफ चल पड़ी। वो अजहर खानज़ादा के रूम में उससे मुआफ़ी मांगने के लिए आई थी, लेकिन जो बातें अजहर खानज़ादा ने इससे की, इन बातों ने जाने अनजाने में इसकी सोचों के धागों को उलझा कर रख दिया था। वो इन्हीं सोचों में घिरी थी कि इसे आरिस खानज़ादा के आने की खबर ही ना हो सकी। इन्हीं सोचों में वो जाने कब तक गर्क रहती, जब आरिस खानज़ादा के कंधा हिलाने पर वो अपने ख्यालों के सफ़र से चौंक कर बाहर आई। इसने एक भरपूर निगाह आरिस खानज़ादा के दिलकश खूबसूरत मर्दाना सरापे पर दौड़ाई। ब्लैक कुर्ता शलवार में मलबूस इसका सुर्ख और सफ़ेद खूबसूरत मर्दाना सरापा बहुत मुकम्मल और भरपूर था। इस शख्स की मर्दाना खूबसूरती का सहर इस तकरीब पर छाया हुआ इसे बहुत मुकम्मल और सुकून अमेज लग रहा था। इसके सफ़ेद चेहरे के नकूश इतने तीखे और जानलेवा थे कि इसका दिल पल भर के लिए इसके चेहरे के इन खूबसूरत तीखे और जानलेवा नकूश में उलझ कर रह गया। इसके चेहरे के खूबसूरत नकूश को देखते इसने दिल में बेख्तियार माशाअल्लाह कहा था कि इस वजाहत से भरपूर शख्स को खुदा ने इसका मुकद्दर बना दिया था। कब? कुछ नहीं। इसने इसके खूबसूरत चेहरे से बामुश्किल निगाह हटाकर इर्द गिर्द देखते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आरिस खानज़ादा इसकी चोरी को पकड़ ले। लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी बेख्तियार प्यासी निगाहों भला इस सितमगर की अकाबी नज़रों से बच सकती थी। वो भी इसकी तरह देखकर भी अनजान बन गया। बड़ी मामा तुम्हें बुला रही हैं। वो स्टेज पर खड़ी कायनात बेगम को देखते इशारे से बता रहा था, जो शान इफ्तिखार खान के खूबसूरत नेट के सफ़ेद दुपट्टे पर अपनी खानदानी सुर्ख रंग की चुनरी उड़ा रही थी, और इसके देखने पर उन्होंने भी इसे हाथ के इशारे से अपने पास आने का हुक्म दिया। डोरो, अगर तुम मुझे अकेले अपने रूम में मिलने के लिए बुलाते तो यकीनन मैं भागी चली आती, और तुम्हारे इस
गोरे चिटे खूबसूरत से चेहरे को मैं अपनी गुर्बत की लाली में दहका कर लाल अंगारा कर देती। लेकिन फिक्र नॉट डियर डोरो, मैं हर हिसाब को आज बेबाक कर दूंगी। वो इसे अपने खतरनाक अजाइम से आगाह करती बड़ी बेबाकियत से कह रही थी, जबकि वो इसको अचानक पटड़ी से उतरते देख सटपटा कर रह गया। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? कहना क्या चाहती हो तुम? सीधे सीधे से कहो ना। वो इस पर अपनी एक मसनूई घुरी डालते बोला, जिसके इरादे इसे इंतहाई खतरनाक लग रहे थे। सीधे सीधे से नहीं कह सकती ना, इसीलिए तो सब उल्टा उल्टा ही कह रही हूँ। वो अपनी खूबसूरत आंख को मैनिखेजी से दबाते हुए इसी के से अंदाज में बोली और इसे यूं ही हका बका छोड़े स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहां पर कायनात बेगम इसके आने की मुंतजिर खड़ी थी। और इसके स्टेज पर कदम रखते ही कायनात बेगम ने बाकी रस्में अदा की और फिर फोटोशूट करवाने लगी। आंटी, इकराम कब तक आएगा? इसने कायनात बेगम को देखते सवाल किया। बस पहुंचने ही वाला होगा, अभी कुछ देर पहले बात हुई है मेरी उससे। मुझे लगता है तुम थक गई होगी। अनायजा, जाओ भाभी को रूम में लेकर जाओ। उन्होंने इसके चेहरे को प्यार से थपथपाते हुए इसकी ढाढ़स बंधाई, जबकि वो खुद परेशान थी कि अभी तक वो पहुंचा क्यों नहीं था। वो इसी परेशानी में इसे एक्सक्यूज करती हुई अपने शोहर की तरफ बढ़ गई। अरे बात सुनिएगा, कायनात बेगम ने इनके पास आकर परेशानी से कहा। अरीब खानजादा, जो अपने दोस्तों में गपशप लगा रहे थे, वो इनसे एक्सक्यूज करते हुए कायनात बेगम की तरफ आए। बेगम, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? उन्होंने हाथ में पकड़े ड्रिंक के गिलास को होंठों से लगाते हुए पूछा। इकराम मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। 3 घंटे पहले मेरी इससे बात हुई थी, तो इसका कहना था कि बारिश की वजह से शायद वो लेट हो जाए। इतने घंटे गुजर गए, लेकिन इस लड़के की कोई खैर खबर नहीं। अब इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, पहले तो बेल जा रही थी, लेकिन अब तो इसका मोबाइल नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है और यही परेशानी मुझे खाए जा रही है। चाइना और इसकी मॉम भी बार बार मुझसे इकराम का पूछ रही थी और मैं बहाने बहाने से उन्हें टाल देती। अब आप ही बताएं, अब हम क्या करें? उन्होंने अपना मसला इनके सामने शेयर करते हुए बड़े परेशानी से पूछा। इनसे कहे 1 घंटा मजीद वेट करें, इकराम बस पहुंचता ही होगा। उन्होंने ड्रिंक्स का खाली गिलास पास से गुजरते वेटर की ट्रे में रखते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। और अगर वो नहीं आया तो? कायनात बेगम ने अपना खदशा जाहिर किया। अपनी बरसों की बनाई हुई इज्जत को मैं इस लड़के की खातर मट्टी में मिलने नहीं दूंगा। अगर वो नहीं भी आया तो रस्म हो जाएगी। वो दांतों को पीसते गुस्से से गुराए और वो इन्हें यूं ही हैरान और परेशानी के आलम में छोड़े। अपने भाई लारेब खानजादा के पुकार पर वो अपने भाई की तरफ बढ़ गए। इकराम खानजादा के इसी गैर संजीदगी भरे अंदाज से इन्हें चिढ़ थी। उन्होंने फैसला कर लिया था, अब देखना था कि इनका लिया फैसला आने वाले वक्त में इनकी जिंदगियों में क्या तूफान लेकर आता है। जारी है। तो ये लीजिए प्यारे रीडर्स एपिसोड। अब जल्दी से प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें और ये अरीब खानज़ादा के दिमाग में क्या चल रहा है और एपिसोड कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। औ- और धमाकेदार एपिसोड आज ही लिखनी थी, लेकिन कमर अब मज़ीद बैठने की इजाज़त नहीं दे रही मुझे। अभी इसके पेजेस सेट करने हैं और फिर रिकॉर्डिंग और वीडियो को डाउनलोड करने में भी वक्त लग जाता है, तो प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझिएगा। मेरे नावल के हर किरदार पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि राइटर की हौसला अफजाई हो और फिर इसी हौसला अफजाई को मैं अपनी ताकत बनाकर फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड लिखना स्टार्ट कर दूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर रहे, आमीन सुम आमीन। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर, तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।